के बाद बूंदी का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ बूंदी। जालोर में कौन सा वंश था? चौहान। चौहानों की ब्रांच कौन सी थी? सोनगरा। सिरोही में कौन सा वंश था? चौहान। चौहानों की कौन सी शाखा थी? देवड़ा। वैसे बूंदी में चौहान थे, चौहानों की शाखा थी हाड़ा। कौन सी थी? देखो, बूंदी में चौहान वंश की हाड़ा शाखा का शासन था। हाड़ा ब्रांच ऑफ चौहान डायनेस्टी रूल्ड ओवर बूंदी। कौन सी शाखा का? तो बताओ, बूंदी में कौन सा वंश था? चौहान। कौन सा वंश था? सिरोही में कौन सा वंश था? जालोर में कौन सा वंश था? बूंदी में कौन सा वंश था? हाड़ा नहीं कहोगे। हालांकि मैं कितना भी समझा दूं, आप मुझे पता है, मैं कल पूछ लूंगा बूंदी में कौन सा वंश था, आप कहोगे हाड़ा, पर नहीं बताना। कौन सा वंश था? उनकी ब्रांच कौन सी? सिरोही में कौन सा वंश? चौहान। उनकी ब्रांच कौन सी? जालोर में कौन सा वंश? उनकी ब्रांच कौन सी? बूंदी में कौन सा वंश? उनकी ब्रांच कौन सी? भाई बात समझ में? हाड़ा नाम का कोई भी वंश है, वो एक ब्रांच है कौन से वंश की? तो बूंदी में कौन सा वंश था? ब्रांच कौन सी? सिरोही में कौन सा वंश? ब्रांच कौन सी? सिरोही में कौन सा वंश? ब्रांच कौन सी? और जालोर में कौन सा वंश? ब्रांच कौन सी? और बूंदी में ब्रांच कौन सी? फिर कहियोगे यहाँ तक हाड़ा आगे, यहाँ तक आगे रुक रहा है ना? लगेगा आपको, मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ, स्टाम्प पेपर पे लिखवा लो मेरे से, महीने भर बाद में आपको कोई पूछ लेगा बूंदी में कौन सा होगा? हाड़ा। क्योंकि पता नहीं कैसे हमारे दिमाग में कूट कूट के भर दिया गया कि बूंदी में कौन सा वंश था। और वो तो मैं हमेशा कहता ही हूँ कि आपने तो छोड़ो भाई, अपने अलग अलग इलाके के लोग हैं। मेरे एक मित्र बूंदी से, और बेहद इंटेलिजेंट, फर्स्ट ग्रेड लेक्चरर जो लगते हैं ना, तो अब तो क्या था, फर्स्ट ग्रेड लेक्चरर में एग्जाम होता है, एग्जाम पास करो लेक्चरर बनो। पहले ऐसा नहीं था, पहले एग्जाम होता था, उसके बाद होता था इंटरव्यू, और केवल इंटरव्यू के नंबर के आधार पर ही आपको सेलेक्ट किया जाता था। यदि आपका पेपर हुआ, पेपर से केवल आपका इतना है कि आप इंटरव्यू कॉल हुआ या नहीं हुआ, फिर इंटरव्यू कॉल हो गया, उसके बाद पेपर वाले नंबरों का कोई महत्व है नहीं, फिर जो इंटरव्यू में नंबर आएंगे उसके आधार पर आप सेलेक्ट हो गया, सेलेक्ट नहीं हो गया। मेरे एक फ्रेंड ज्योग्राफी, शानदार शानदार, उनका सब्जेक्ट बहुत अच्छा, वो सेलेक्ट हो गए। सेलेक्ट हो गए तो हमें लगता था यार बहुत इंटेलिजेंट थे कि ये तो इंटरव्यू भी फोड़ के आएंगे, इसी कोई दिक्कत ही नहीं है, तो इनका तो उधर भी सिलेक्शन हो जाएगा। तो वो गए। तो अपने आरपीएससी इस मामले में बहुत भली, बहुत अच्छी है। आरपीएससी आपसे जब सवाल पूछते हैं ना इंटरव्यू के टाइम, तो शुरुआत में इतने सिंपल सवाल पूछती है ताकि आप पर कोई दबाव महसूस ना हो, आप इजी महसूस कर सके। एक अपने आरपीएससी में जब आप इंटरव्यू देने जाते हो तो उनको न तो आपका नाम पता होता है, ना आपके रोल नंबर पता होता है, आपका नाम रोल नंबर कुछ भी पता नहीं होते। उनके पास में आपकी ये जानकारियां होती है कि आपने 10th कहां से की थी, कितने परसेंट है, आपने 12th कहां से की थी, कितने परसेंट है, आपने बीए कहां से की थी, कितने परसेंट है, और यदि आगे भी कर रखे, एमए कहां से की, कितने परसेंट है, पीएचडी कहां से की, कितने परसेंट है, या आप नौकरी करते हो तो किस नौकरी में हो, कब से हो, वो पूरा डिपार्टमेंट कौन सा, वो पूरा उनके पास होता है। तो नॉर्मली उनका ये होता है कि आप जैसे रूम में घुसे, आप रूम में घुसते ही वहां जैसे मान लो 3 लोग बैठे, 4 लोग बैठे, तो ऐसा होता है कि यदि महिला कोई मैम बैठे हैं तो पहले आप मैम को ग्रीट कीजिए, और बाद में जो सारे पुरुष बैठे उनको एक साथ ही कर दीजिए नमस्ते, है ना। और यदि केवल पुरुष बैठे तो एक बार में कर दीजिए नमस्ते, हाथ वाथ जोड़ने की भी कोई आवश्यकता नहीं। कई बार अपना होता है पूरा नेताजी की तरह नमस्ते, ऐसा भी नहीं, आप थोड़ा सा झुक के मतलब सम्मान देते, सर मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, प्रणाम, नमस्ते, जो अपना नमस्ते करना नमस्ते कीजिए। आप चेयर के पास जाके खड़े हो जाइए, वो आपको कर देंगे, लो लो बैठी 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 चेयर पे बैठी, चेयर को बिना आगे पीछे लिए बैठ जाइए, है ना। ये नहीं कि आपको कहा चेयर बैठे रहा, आपने कहा इधर इधर थोड़ा मैं कंफर्टेबल फील करूंगा। तो ये है भाई, आवाज नहीं आनी चाहिए चेयर की, भाई वो भद्दा माना जाता ना। नॉर्मली अपने किसी बड़े आदमी के सामने भी होते तो अपने लगता भाई चेयर की आवाज नहीं आनी चाहिए, वैसे वैसे बैठ जाए, सावधान की स्थिति में बैठ जाए, आप बैठ जाओ। तो आप जैसे बैठ भी जाओगे ना तो भी आपकी टांगे दूजेगी। आप भाई आपको लगता है ना ये मेरी नौकरी है, और ये सामने जो 3 बेटे माई बाप है, ये जैसा करेंगे वैसा होगा, भाई डर लगता है ना, स्वाभाविक बात। आप दूसरी तीसरी बार जाते हो तो भी डर लगता है वहां पर। तो वो आपको वो देखते हैं कि यार कैसे यूं हल्का किया जाए इस माहौल को, थोड़ा अभी टेंस ना रहे। तो शुरुआत में आपसे कई बार तो जनरल, इतने जनरल क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं कि नाश्ता वास्ता कर लिया, तो आप जैसे कहते हैं जी जी सर, चाय वगैरह मंगवाए। ये कई बार होता है जैसे आप इंटरव्यू देने गए, इतने में उनके लिए पियोन चाय लेके आया, तो 3 लोगों के लिए चाय लेके आया, तो वो आपसे पूछेंगे चाय, तो आपको नहीं नहीं सर, थैंक यू सर मैं करके आया था। नाश्ता, थैंक यू सर मैं करके आया था। बता देना कोई ऐसी दिक्कत हो तो उनको ये कहना होता थैंक यू सर मेरा किया हुआ है। ये नहीं कि आपको बिस्किट मंगा लो सुबह वाले चाय वो मजा नहीं आया सर, जो मैं घर में कड़क पीता हूँ ना सर, हाँ तो पत्ती कम रखना थोड़ी उधर। तो ये नहीं, आपको ये कहना था कि धन्यवाद सर मैं चाय नाश्ता करके आया था। तो वो ये मतलब केवल ये तरीके हैं उनके। पानी का पूछेंगे वो आपसे कि पानी पी लीजिए, पानी गिलास गिलास पड़ा उनके सामने तो गिलास ले लीजिए, मंगवा लीजिए, सब कुछ आपको, ताकि आप थोड़ा सा पता है 2-3 सवाल जब पूछ लिए जाते हैं ना तो दिल की धड़कनें थोड़ी नॉर्मल हो जाती है। फिर वो कई बार तो ये होता है, कई बार वो जिस चाय पानी का नहीं पूछ रहे आपसे, फिर वो ये पूछते हैं
कि अच्छा तो 10th कहाँ से किया था आपने? तो आप कहते हो सर मैंने 10th पाली से किया था। वेरी गुड। कितने परसेंट थे आपके 10th? उनके पास पढ़ा है फिर भी वो पूछते हैं कितने परसेंट थे? आपने कहा 86। वेरी गुड वेरी गुड, अरे जोरदार। फिर वो अपने जो साथ में बैठे थे उनको 86 देखो होशियार है, होशियार है ना? तो आपकी तरफ देखते नहीं, उनको यूं कहते हैं। फिर 12th आपने कहाँ से किया? आपके तो सर कोटा। तो कोटा कैसे चले गए? तो आपके सर वो धूड़ खाई बीच में, मैंने साइंस साइंस ले ली थी सर मैंने, पता नहीं क्यों मेरे को लगा था डॉक्टर बन सकता हूँ सर मैं, तो मैं कोटा 2 साल बर्बाद हुआ सर उधर, साइबर कैफे में बैठ के वापस आ गया सर उधर। अरे तो तुम्हारे परसेंट 68, 86 से 68। फिर आपको ही कहते हो, आप कहते हो सर वो एक तो मैं सर पीएमटी की तैयारी कर रहा था, तो उधर सर ध्यान ज्यादा था इसलिए बोर्ड पे ज्यादा ध्यान नहीं दे पाया। या आप कहते हो सर मैं थोड़ा लास्ट टाइम में पीलिया भी हो गया था मेरे, तो मैं एग्जाम भी ढंग से नहीं दे पाया। कोई ऐसा कुछ बहाना बनाते, उनको भी पता है बहाना है, आपको भी पता है बहाना है, पर वो नहीं पूछते कि ऐसा बहाना क्यों बना। ओके कोई नहीं कोई। फिर वो आपस में बात कर लेते हैं कि हाँ ये बच्चे आजकल कोटा चले जाते हैं, वहां तो यार वो सिस्टम है, डमी स्कूल है, स्कूल कहीं है, आप कोचिंग कहीं पर, वो किया होगा आपने। आप कहना था जी नहीं सर ऐसा नहीं था, मैं स्कूल जाता था। आपको ये कहना था आप ये नहीं कि स्कूल तो मैं गया ही नहीं था कभी। सर मैं स्कूल जाता था, कोचिंग भी करता था, दोनों को सही मैनेज नहीं हो पाया सर, मेरी उधर भी रैंक ये थी, अच्छा नहीं मिल रहा था, उधर मैं नहीं जा पाया। फिर वो वापस बोलते हैं फिर बीएससी क्यों किया आपने, एमबीबीएस क्यों नहीं किया? आपको कहते हैं सर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था, मैं उतना प्रयास ढंग से नहीं कर पाया सर, स्टूडेंट ही था, बच्चा ही था, मन भी नहीं लगा मेरा, मैं जितना होना चाहिए था एमबीबीएस के लिए उतना नहीं हो पाया। फिर मुझे लगा मुझे बीएससी कर लेनी चाहिए, मैंने बीएससी की। और कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में ये भी था सर कि मुझे सिविल सेवा के अंदर जाना है, इसलिए भी मैं ग्रेजुएशन करके इधर आ गया। आप नॉर्मली, पर ये 3-4 मिनट का वार्तालाप इसलिए होता है ताकि आप बहुत संतुलित हो जाए, बहुत बैलेंस हो जाए, आपको घबराने की कोई आवश्यकता। इवन यदि आप घबरा रहे होते हैं तो वो पुनः कहते हैं आपको कि घबराओ मत, कोई कोई दिक्कत नहीं। नहीं है जो मतलब, फिर वो जनरली सवाल भी पूछना शुरू करते हैं, फिर ऐसे पूछते हैं अच्छा पाली से कितना 10th? तो चलो बताओ पाली, मैं पाली आऊं तो तुम मुझे कौन कौन से मंदिर दिखाओगे? तो आपको 2-3 मंदिर हो, आप किसी एक मंदिर का नाम उठा के कहते हो कि सर वो मंदिर दिखाऊंगा। अच्छा ये मंदिर तुमने देखा है? जी सर देखा है। कौन से भगवान जी का है? फलाना जी। किसने बनवाया था? फलाने राजा ने बनवाया था। ये राजा कौन से वंश का था? 3-4 सिंपल सवाल हो गए। फिर वो थोड़े आपसे ढंग के सवाल पूछने लगते हैं। उनमें भी यदि ढंग के सवाल में यदि आपको सवाल नहीं आए ना, जनरली ज्यादातर, अपवाद अलग है, कई बार किसी को फंसाने के इरादे से कोई खार खाए हुए बैठा हो तो पूछ ले, बाकी जनरली वो आपसे ये भी पूछ लेते हैं कि तुम क्या पढ़ के आए थे, वहीं से सवाल पूछ लेते हैं। कि भाई हिस्ट्री के सवाल पूछे आपको नहीं है तो वो पूछ लेंगे तुम्हारा अच्छा सब्जेक्ट क्या है, तो आपने कहा सर पॉलिटी है, तो पॉलिटी पूछ ले, आज पढ़ी थी पॉलिटी, क्या पढ़ा था पॉलिटी में? अच्छा फंडामेंटल राइट्स पढ़े, चलो चलो फंडामेंटल राइट्स के पूछते हैं, क्योंकि वो इस बात को जानते हैं कि जो प्री और मेंस पास करके है उसके पास नॉलेज तो है। तो इस 15 मिनट में किसी भी आदमी का नॉलेज नापा नहीं जा सकता। मैं कहता हूं 15 मिनट में आप मेरे से 15 ऐसे सवाल पूछ सकते हैं राजस्थान जीके के जिनमें से मेरे को एक भी नहीं है। क्या इसका मतलब ये थोड़ी है मुझे राजस्थान जीके नहीं आती? या 15 मिनट में मैं आपसे ज्योग्राफी के 15 सवाल ऐसे पूछ सकता हूं जिनमें से आपको एक भी नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको ज्योग्राफी उस टाइम पे, वो जो पॉइंट ऑफ टाइम था उस पे आपको उसका जवाब याद नहीं आया, बाकी आपको चीजें तो आती है, तो बड़ा ही प्रयास करते हैं। तो मेरे उन मित्र से उन्होंने पूछा कि 10th कहां से किया? कि बूंदी। 12th कहां से किया? कि बूंदी। बीए कहां से किया? कि बूंदी। एमए कहां से किया? बूंदी। वेरी गुड, आप बूंदी में पढ़े हो, तो बताओ बूंदी में कौन सा वंश था? तो उन्होंने कहा हाड़ा। तो चूंकि वो पहला दूसरा सवाल ही था, तो जो सामने बैठे थे चेयर पे जो क्वेश्चन पूछ रहे थे उन सर ने वापस कहा कि अरे अरे घबराओ मत यार, नॉर्मल जवाब दो, नॉर्मल सोच के बताओ बूंदी में कौन सा वंश था। तो ये क्या है, हम जब तैयारी करवाते हैं तो हम भी कहते हैं कि कई बार क्या करता है अगला आपका कॉन्फिडेंस चेक करता है ना, और कॉन्फिडेंस चेक करने के लिए वो पूछता है भारत के गृह मंत्री कौन? आपने कहा अमित शाह ने, पक्का? तो आपको लगता है गलत हो गया, राजनाथ सिंह सर, राजनाथ सिंह। तो कि भाई ऐसा कुछ करे तो आपने कहना नहीं जी नहीं सर मुझे पता है कि भारत के प्रधानमंत्री माननीय अमित शाह जी है, वापस यही कहना है, आपने आंसर वही देना है, दूसरा नहीं देना। तो कि प्रधानमंत्री, हाँ जो भी गृह मंत्री प्रधानमंत्री जो पोस्ट है उस पोस्ट पे, तो कि यही देना। तो उन्होंने वापस कहा कि जी नहीं सर बूंदी में हाड़ा वंश था। अगले ने वापस कहा कि अरे इतना पानी पी लो, पानी, इतना घबराने की कोई आवश्यकता, आराम से सोच के जवाब दो। पहला सवाल है क्यों गलत जवाब दो, और तुम जवाब दो। अरे मोबाइल नीचे रख रहे, तेरे पास ही है क्या? औरंग पास है नहीं मोबाइल? और ये पढ़ा है तू तो लिख हाड़ा वंश राजवीर सर, इतने में कोई ना कोई वीडियो आ जाएगा। तेरे से पहले कई हो गए धुरंधर ऐसे जिन्होंने बना लिए। तो क्या वापस, तो उस बंदे नहीं, तुम कोई पहले व्यक्ति हो जो इसका वीडियो बना रहे तो समझ में आता है, यूट्यूब भरा पड़ा है यार, तो क्यों लोड लेना। मैंने कहा ना, मैं कल ही आप क्या बता रहा था, लाइव लाइव तुम आंखों से देख पा रहे हो, मैं कहानी सुना रहा हूं, इससे अच्छा क्या होगा? यदि आपको मोबाइल में देखना है तो ऑनलाइन लीजिए ना, घर वालों के पैसे तो बचाओ, यहाँ पे रहने का खर्चा बचाओ, आने जाने का, यहाँ रहने का समय, एनर्जी जो कुछ हो सब बचाओ, आराम से घर पे टांगे ऊंची कर करके पढ़ो, बोले कौन रोकने टोकने वाला है आपको। मैं हमेशा कहता हूँ ऑनलाइन वाले, ऑफलाइन में मैं कितनी भी बकवास करूं आपको क्लास में बैठना ही पड़ता है। ऑनलाइन में जब मैं ये कहानी सुना रहा हूँ, ऑनलाइन वाला पोज मारता होता है, मम्मी चाय ला रहा है, मास्टर बकवास कर रहा है, तो उधर अधिकार ज्यादा है, आपके पास तो कोई अधिकार भी
नहीं, वो आराम से बीच में कोई चाय पानी करता है, आराम से पानी वानी पी के आता है अपना। आप ऐसा नहीं कर सकते, आपको सुनना ही पड़ता है, सामने बैठना ही पड़ता है। तो दूसरी बार वापस कहा, तो उसने वापस जो बार चेयर पे थे उन सर ने वापस कहा कि तुम्हारा जवाब गलत है। मैं कह रहा हूं तुम्हारा जवाब गलत है, इसलिए तुम सही जवाब दो। अपने बंदे को लगे कि सही है, तो अपने बंदे ने वापस कहा कि जी नहीं सर, मेरा जवाब सही है। और बूंदी में कौन सा आवाज था? सामने वाले बंदे को इतना गुस्सा आया कि उसने आगे सवाल ही नहीं पूछे। नहीं, मैं कह रहा हूं गलत है, फिर क्या है? तो दूसरे वालों को आप पूछो। इंटरव्यू में फेल कर दिया उसने। कहानी शिक्षा ये देती है कि उसे आर्ग्यूमेंट नहीं करने। जो सामने बंदा बैठा उसे कभी भी आर्ग्यूमेंट, आपको लगता है वो बंदा आपको इस प्रकार कर रहा है, आप कह दीजिए कि जी सर आप सीनियर हैं, आप ज्यादा जानते हैं सर, हो सकता है सर दूसरा वंश रहा हो, पर मेरे जहां तक पढ़ा हुआ यही आधार है, मैं घर पे जाके चेक करूंगा। विनम्रता सबसे अच्छा आंसर है। आपके चेहरे से टपक नहीं चाहिए कि आप पोलाइट हैं, हम्बल है। कोई अच्छा इंटरव्यू माना जाता है जिसमें आपने कम से कम 3-4 बार सॉरी बोला हो। आपसे सवाल पूछा गया, आपने कहा सॉरी सर, इसका मतलब अगले को मजे आए हैं, अगले को लगा कि फंसा लिया ना। अगले ने 10 सवाल पूछे, आपने 10 के 10 के जवाब दे दिए, अगले का ईगो हर्ट है, तो सारे आ रहे हैं, वो फिर कोई ढूंढ के लाता, आप फिर कहते इसका मतलब आप अगले करे पूछ और पूछ। और होता क्या, लगातार अपने से जवाब अच्छे आते हैं तो अपना एटीट्यूड ही चेंज हो जाता है। पहले हम कहते हैं कि भाई आपको हाथ ज्यादा हिलाने नहीं है, आपको हाथ ऐसे रखने हैं, थोड़े थोड़े ऐसे हिला सकते हो। अपने 5-7 जवाब अच्छे गए, अपने लगा सही जा रहा है, फिर अपने कहते अगले बंदे ऐसा नहीं करना होता है। तो जब भी ऐसा करे अपने को बेहद पोलाइट हो जाना है। मेरे एक और सीनियर जिनकी 2008 में, कई बार एग्जांपल देता हूँ, 2008 में उनकी 8वीं रैंक थी, तो उनके उस इंटरव्यू में शायद 110 नंबर के आसपास थे, तब 160 नंबर का इंटरव्यू अगर था। तो हम उनसे यूं पूछते भाई भैया इतने अच्छे नंबर कैसे, तो वो कई बार यूं बताते भाई आपको पोलाइट रहना है, जवाब अच्छे देने हैं। तो वो यूं एग्जांपल देते कि क्वेश्चन पूछा कि राजस्थान में टंगस्टन कहाँ निकलता है, डेगाना कहाँ निकलता है, नहीं निकलता डेगाना में, किताबों में लिखा हुआ है केवल, नहीं निकलता, निकलना कब का बंद हो गया। तो उन्होंने पूछा भाई टंगस्टन कहाँ निकलता है, डेगाना, तो अगले ने कहा झूठ, 1992 में निकलना बंद हो गया, कहाँ निकलता है। अगले बंदे का वापस जवाब था जी सर किताब में सर ऐसा पढ़ा था, मेरे को ऐसा कोई प्रैक्टिकल अनुभव नहीं है सर, आप कह रहे हैं तो ठीक है सर, डेगाना में टंगस्टन। बस तुम दिन को अगर रात को भाई नंबर तू देगा ना, तो आप कुछ भी कर सकते हो, लेकिन जयकांत सिकरे का, वो उस दिन जयकांत सिकरे भाई उस साइड के अंदर बैठा है। तो ये कहानी शिक्षा देती है, दो चीजें बताती है कि एक तो आर्ग्यूमेंट करने, एक बूंदी में कौन सा वंश था कईयों के फिर भी यहां तक हाड़ा आया था, पर इन्होंने कंट्रोल किया कि नहीं, कौन सा वंश था। अगला लिखो, राजा लिखो। अच्छा एक और सुनना, एक हमने रणकपुर प्रशस्ति पढ़ी थी ना, उस रणकपुर वाले अभिलेख में बूंदी का जो नाम दिया हुआ है, बूंदी का नाम दिया हुआ है वृंदावती। क्या दिया हुआ है, लिख लो, ये और लिख लो, कोई बूंदी का नाम पूछ ले अपने से, लिखो रणकपुर अभिलेख में, इन रणकपुर इंस्क्रिप्शन बूंदी का नाम वृंदावती दिया गया है, बूंदी इज नेम्ड एज वृंदावती। अब लिखो भाई, पहला लिखो देवा, पहला राजा कौन है उधर, देवा। 1241 की बात है, यहां बूंदी में एक राजा राज कर रहे हैं, उनका नाम है जेता मीणा। क्या नाम है, देवा जेता मीणा को हराता है और यहाँ चौहान वंश की हाड़ा शाखा का शासन स्थापित करता है। किसको हरा के, लिखो फिर मैं एक बात और बताता हूँ, लिखो 1241 ईस्वी में, इन 1241 एडी, इसने जेता मीणा को हराया, ही डिफीटेड जेता मीणा, तथा चौहान वंश की हाड़ा शाखा का शासन स्थापित किया, एंड एस्टैब्लिश्ड रूल ऑफ हाड़ा ब्रांच ऑफ चौहान डायनेस्टी। इस बात का यह मतलब हुआ कि राजस्थान में दो जगह, आमेर और बूंदी, यहां पर पहले मीणाओं का राज था। किसका राज था, आमेर में बाद में मीणाओं को हराकर आ गए थे कछवाहा, कौन आ गए थे, और बूंदी में मीणाओं को हराकर कौन आ गए, कौन आ गए, दो रियासत, कोई पूछे दो रियासतें जहां पर पहले मीणा थे, कौन कौन सी, आमेर और बूंदी। आमेर में दुल्हा राय कछवाहा आ गया था, उधर भाई ये बड़ गुर्जरों को हरा के पहले 2 साल बाद रामगढ़ को हरा के मीणाओं को हरा के रामगढ़ पे कब्जा किया था। वैसे वैसे जेता मीणा को हराकर कौन कब्जा करता है, इधर देव। पहले पड़ेगी बात, अगले राजा का नाम लिखो, जयत्र सिंह। पहले क्या है, एक जगह थी बूंदी, एक स्टेट है बूंदी, और बूंदी के पास एक इलाका पड़ता कोटा। कौन सा इलाका था, जयत्र सिंह साम्राज्य का विस्तार करता है और कोटा को बूंदी में मिला लेता है। कोटा किसमें मिला लेता है, तो कोटा को जीतकर बूंदी राज्य में मिलाने वाला राजा कौन था, देख लो, इसने कोटा को जीतकर उसे बूंदी राज्य में मिला लिया था। ही कैप्चर्ड कोटा एंड मर्ज्ड इट इन बूंदी स्टेट। अगले राजा का नाम लिखो, बरसिंह। सुनना देखो, 1354 में बूंदी में किला बनाता है, उस बूंदी के किले का नाम है तारागढ़। क्या नाम है, राजस्थान में 2 तारागढ़ है, एक तारागढ़ अजमेर, एक तारागढ़ बूंदी।
अजमेर का तारागढ़ इसलिए तारागढ़ कहलाता है क्योंकि उड़ना राजकुमार पृथ्वीराज की रानी तारा वहां पर रहती थी। बूंदी का तारागढ़ इसलिए तारागढ़ कहलाता है क्योंकि दूर से देखने पर वो तारे के जैसा दिखता है। कैसा दिखता है? शाइनिंग स्टार के जैसा दिखाई देता है, इसलिए नाम ही क्या पड़ गया उसका? तारागढ़। देखो 1354 ईस्वी में, इन 1354 एडी, इसने बूंदी में तारागढ़ किले का निर्माण करवाया। ही बिल्ट तारागढ़ फोर्ट एट बूंदी। कौन से किले का निर्माण करवाया? तारागढ़। राजस्थान में जो किले हैं उनमें सबसे वाकई सुंदर का किला कोई है तो वो किला कौन सा है? तारागढ़। तारागढ़ किला अपने भित्ति चित्रों के लिए फेमस है। किसके लिए फेमस है? भींत। भींत का मतलब होता है दीवार। भींत का मतलब दीवार पर बने हुए चित्र होते हैं, उनको क्या कहते हैं? भित्ति। इंग्लिश में बोलते हो आप म्यूरल्स। किसके लिए फेमस है? अपने म्यूरल्स। लिख लो, यह किला भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। दिस फोर्ट इज फेमस फॉर म्यूरल्स। किसके लिए प्रसिद्ध है? भित्ति चित्रों के लिए। कौन सा किला? तारागढ़ किला। किसके लिए फेमस है? म्यूरल्स, भित्ति चित्रों के लिए। याद रह जाएगी बात। अगला राजा का नाम लिखो, सुरजन। 1568 में अकबर चित्तौड़गढ़ का किला जीत चुका है। लेकिन क्या 1568 में अकबर ने चित्तौड़गढ़ का किला जीत लिया तो मेवाड़ महाराणा उदय सिंह ने उसकी अधीनता स्वीकार कर ली? वो पहाड़ियों में बैठ के वेट कर रहा है किधर लड़ने के लिए। तो अकबर ने अपने मंत्रियों संत्रियों से बातचीत की कि ऐसा क्या है कि हमने एक राजा की राजधानी छीन ली, फिर भी राजा अधीनता स्वीकार करने के लिए तैयार है? तो उन्होंने कहा साहब मेवाड़ का राणा शक्तिशाली। कैसे? क्या शक्ति है भाई? राजधानी चली गई, पहाड़ों में बैठा है, फिर भी लड़ने के लिए तैयार है। तो साहब अड़ोसी पड़ोसी उसका साथ देते हैं। कौन है उसका सबसे बड़ा दोस्त? कौन है? कि बूंदी का राजा। कहां का राजा है? बूंदी का राजा। कौन था? कहा रहे सुरजन आजकल? सुरजन आजकल बैठा रणथंभौर के किले में। कौन से किले में? और वापस सुनो दे, रणथंभौर का किला था हमीर के पास। किसके पास था? हमीर किस वंश का था? चौहान। लेकिन हमीर 1301 के अंदर लड़ता हुआ मारा गया, तो इस किले पे कब्जा कर लिया तुर्कों ने। तुर्कों ने कब्जा कर लिया, लेकिन बाद में किला छीन लिया मेवाड़ वालों ने। किसने छीन लिया? इसलिए अपने पढ़ते हैं कि कर्मावती ये किला बहादुर शाह को दे देती है। पढ़ते हैं अपने, इसका मतलब ये किला किसके पास है? मेवाड़ वालों। बहादुर शाह को जब भगाया तो मेवाड़ वालों ने वापस इस किले पे कब्जा कर लिया। फिर मेवाड़ वालों ने किला दे दिया बूंदी को। किसको दे दिया? क्योंकि बूंदी वाले मेवाड़ वालों की क्या करते हैं? सहायता। फिर रणथंभौर किला किसका था? चौहानों का। बूंदी वाले भी कौन है? चौहान। तो उन्होंने बूंदी वाले सुरजन चौहान को कौन सा किला दे दिया? रणथंभौर। तो रणथंभौर के अंदर कौन बैठा हुआ है? सुरजन। अकबर को लगा एक तो अपने को रणथंभौर का किला लेना है, क्योंकि उस साइड में राजस्थान में दो अच्छे किले हैं, तो चित्तौड़गढ़ और एक कौन सा? रणथंभौर। किला है किसके पास? सुरजन। तो उसने रणथंभौर पर अटैक कर दिया। कहां पर अटैक कर दिया? ये बात है 1569 की। कब की बात है? सुरजन अपने किले के अंदर बैठा है। सुरजन ने कहा कोई बात नहीं, अकबर ने भले अटैक कर दिया, अपने मुकाबला करेंगे, क्योंकि सुरजन जानता था कि किले के अंदर चढ़ना अकबर के बस की बात है। बहुत ऊंचा किला, अकबर चढ़ेगा कैसे इसके अंदर? अकबर भी समझदार था, उसको लगा नीचे बैठे रहेंगे, अंदर चढ़ नहीं पाएंगे, इससे अच्छा बातचीत करके देखते हैं। उसने बातचीत करने के लिए एक बंदे को भेजा, आमेर के भगवंत दास को। किसको भेजा? आमेर का। और भगवंत दास का भाई सुरजन से जाके बात कर। भगवंत दास गए और भगवंत दास ने जाके सुरजन से बातचीत की। भाई सुरजन, तेरे पास सैनिक बहुत थोड़े हैं, 3000 फौजी लेके अकबर की लाखों की सेना का मुकाबला कहां करेगा? आज नहीं तो कल किले के गेट खोलने पड़ेंगे। इससे अच्छा अकबर के साथ संधि कर ले, रणथंभौर का किला उसको दे दे, अकबर का दोस्त बन जा। हमें देख 1562 में दोस्त बन गए, तो कोई टेंशन किसी प्रकार की नहीं, तू भी संधि कर ले। सुरजन इस बात को समझ गया और उसने 1569 में अकबर के साथ क्या कर ली? संधि। कौन सा किला देके? और उसने संधि में एक बात लिखवाई कि मैं अकबर की तरफ से कहीं भी लड़ने के लिए चला जाऊंगा, पर अटक पार नहीं करूंगा। मैं 2-3 दिन पहले कहानी सुना रहा था कि बूंदी के राजा ने कहा था कि मैं अटक पार है। वो बूंदी का राजा कौन था? कौन सा किला देके संधि करता है? कब संधि करता है? 1569। तब अकबर ने अटैक ही कहां पर किया था? रणथंभौर। देख लो 1569 ईस्वी में, 1569 एडी, अकबर ने रणथंभौर पर आक्रमण किया। अकबर अटैक ऑन रणथंभौर। इस समय यह अकबर से संधि कर लेता है। दिस टाइम ही कंक्लूडेड ट्रीटी विद अकबर। लाइन चेंज करके आगे लिखो। लिखो, इसमें आमेर के भगवंत दास की मुख्य भूमिका थी। भगवंत दास ऑफ आमेर प्लेड मेजर रोल इन इट। किसमें? संधि करवाने। इसका मतलब भगवंत दास जी को सुरजन को समझाने के लिए भेजा था, सुरजन समझ गया। महाराणा प्रताप को समझाने के लिए भेजा था, उधर भी तो भेजा था। तो 1568 में अकबर को चित्तौड़गढ़ मिल गया, 1569 में अकबर को रणथंभौर मिल गया। बूंदी वालों ने क्या कर ली? उससे संधि। 70 में उससे बीकानेर, जैसलमेर और जोधपुर वालों ने भी क्या कर ली? तो 68, 69, 70 ये अकबर के लिए अच्छे। भले बड़ी की बात। गुजरात में अपने जगह द्वारिका। द्वारिका के अंदर सुरजन मंदिर बनवाता है भगवान कृष्ण का, रणछोड़। कौन सा मंदिर? कौन सा मंदिर? लिख लो, द्वारिका में रणछोड़ मंदिर का निर्माण करवाया था। ही बिल्ट रणछोड़ टेम्पल एट द्वारिका। द्वारिका कहां पड़ता है? यूपी या एमपी? गुजरात। कहां पड़ता है? कई तो फिर ही कह देते हैं यूपी। पहले तो सर ने कहा तो सही कहा होगा। कहते हैं भगवान कृष्ण पहले रहते थे मथुरा। कहां रहते? फिर एक दिन समाचार आया कि मथुरा पर अटैक करने वाला जरासंध। कौन अटैक करने वाला है? और भगवान कृष्ण को लगा कि इस फालतू की लड़ाई में कुछ भी रखा हुआ, खून खराबा है, मिनख मरेंगे। उन्होंने मथुरा खाली की और चले गए द्वारिका। कहां चले गए? ये द्वापर युग की बात है। कब की बात है? भगवान कृष्ण कौन से युग में थे? द्वापर। तो द्वापर में जब भगवान कृष्ण को लगा कि लड़ाई में कुछ भी नहीं रखा हुआ, तो द्वारिका मथुरा छोड़ के कहां चले गए थे? युद्ध छोड़ के चले गए, रण छोड़ के चले गए। इसलिए हमने नाम ही क्या दे दिया? क्या नाम दे दिया? इसलिए द्वारिका में जो भगवान कृष्ण उनको हम क्या कहते हैं?
क्या रहते हैं? तो द्वापर के अंदर भगवान कृष्ण मथुरा छोड़ के कहाँ गए थे? कहाँ चले गए? द्वारिका। फिर आया कलयुग। औरंगजेब ने कहा मथुरा में तो मंदिर भी तोड़ दूंगा। मथुरा में क्या तोड़ दूंगा? और मंदिर में दो पुजारी जी हैं, एक का नाम है गोविंद दास, एक का नाम है दामोदर दास। क्या नाम है? गोविंद दास। और उनको वापस लगा कि औरंगजेब आएगा, मूर्तियां तोड़ेगा, लोग लड़ेंगे, मिनख मरेंगे, क्या मतलब है? वो आगे मेवाड़। कहाँ गए? मेवाड़। आगे राज सिंह जी को कहा कि साहब मूर्ति संभालो। राज सिंह जी ने सिहाड़ गांव में मंदिर बनवाया, नाथ जी का मंदिर बनवाया। इसलिए गाडा लादा लाल जी। बोलो देखे। लाल जी मतलब भगवान कृष्ण, लाल जी मतलब भगवान है। उन्होंने अपनी गाड़ियां लाद ली, सामान पैक कर लिया। गाडा लादा लाल जी, देख अणुथी राड़। बोलो। राड़ मतलब मतिररी लड़ाई, मतिररी राड़ पढ़ते हैं आपने तो। राड़ मतलब लड़ाई। अणहुंती, जिसमें कुछ भी लेना देना, बिना काम की, फिजूल की, व्यर्थ की कोई भी लड़ाई है, उसको क्या बोलते हैं? अणुथी। तो देख अणुथी राड़, बिना मतलब की लड़ाई को देखकर भगवान कृष्ण ने अपने गाड़े ला। द्वापर में द्वारका, कलयुग में मेवाड़। बोलो देखे। द्वापर में द्वारका, कलयुग में गाडा लादा लाल जी, देख अणुथी राड़। द्वापर में, कलयुग में। जब भी उनको लगा लड़ाई में कोई मतलब नहीं है, द्वापर में कहां चले गए थे? द्वारिका। कलयुग में कहां गए? तो द्वापर में द्वारिका गए, रण छोड़ के गए, इसलिए क्या बोलते हैं? लिखो दरबारी विद्वान। क्या नाम विद्वान का? चंद्रशेखर। किसके दरबार में? किसके दरबार में? सुरजन। तो सुरजन पर एक बुक लिखी, सुरजन चरित। कौन सी बुक लिखी? सुरजन चरित। सुरजन कौन से वंश का था? कौन से वंश का था? और चौहानों में रणथंभोर में एक राजा है हमीर, जो अपने किस चीज के लिए फेमस थे? हट के लिए। इसलिए चंद्रशेखर ने उनपे कौन सी बुक लिखी? पढ़ चुके हैं हम। तो चंद्रशेखर की दो किताबें, सुरजन चरित और हमीर हट। कौन कौन सी दो किताबें बताओ देखिए? सुरजन चरित और हमीर हट। किसकी किताबें? किसके दरबार में था चंद्रशेखर? तो सुरजन पे कौन सी किताब लिखी? और हमीर पे कौन सी किताब लिखी? अगला राजा लिखो, बुद्ध सिंह। अगला राजा कौन है? तो बुद्ध सिंह ने एक बुक लिखी थी, उस बुक का नाम है नेहतरंग। क्या नाम बुक का? स्टार लगाना है। ये 2000 मतलब पिछला एग्जाम कौन सा होगा? 2021। 2021 वाले आरएस का क्वेश्चन था कि नेहतरंग पुस्तक किसने लिखी थी? किसने लिखी थी? बुद्ध सिंह। बूंदी के राजा बुद्ध सिंह ने पुस्तक, पुस्तक लिखे बराबर लिख लो, नेहतरंग। बुद्ध सिंह की बुक का नाम क्या है? नेहतर। अब सुनना, देखो एक बात सुनना। बुद्ध सिंह कहां का राजा है? बूंदी। कहां का राजा है? इधर अपने आमेर का राजा है, जयपुर का राजा का तो वो है सवाई जयसिंह। कौन है? तो सवाई जयसिंह की बहन की शादी जो थी बुद्ध सिंह के साथ की हुई थी, उस बहन का नाम था अमर कंवर। क्या नाम था? सवाई जयसिंह की बहन है, बहन का नाम क्या है? अमर कंवर। अमर कंवर की शादी किससे? बुद्ध सिंह। किसके साथ? बुद्ध सिंह। तो अमर कंवर कहां की राजकुमारी होगी? आमिर। आमिर उस समय शक्तिशाली था, सवाई जयसिंह बड़ा शक्तिशाली था, तो ये मुख्य रानी थी, पटरानी थी। ऐसे बुद्ध सिंह की कई रानियां थी, 10-12 रानियां रही होगी, और उसके किसी भी रानी से बेटा नहीं। और ये मैंने कभी शायद पहले भी बताया होगा कि ये राजाओं के साथ कोई श्राप रहा होगा कि राजाओं के ज्यादातर बेटे होते ही नहीं थे, या बेटे होते तो राजा से पहले मरते। राजा जब मरता तब उसका एक ही बेटा जीवता नहीं, फिर किसी को गोद लेते और गोद लेके बाद में उसको क्या बनाते? राजा। या किसी दूसरे उसी वंश का दूसरा राजकुमार लेके आते, दूसरे परिवार का, उसको क्या बनाते? राजा। पर ऐसा दुनिया में सब जगह, ज्यादातर राजतंत्रों में कहीं ना कहीं ये समस्या सी रही थी। शायद भगवान के घर पे न्याय है जी। भगवान ये कहता है कि एक कोई परिवार है, एक पिता है, उसका पुत्र राजा, उसका पुत्र राजा, उसका पुत्र राजा, फिर तो इसी परिवार के पास सत्ता रही। भगवान करता है कि भाई साहब बस, ये राजा, इसका बेटा राजा, इसका बेटा राजा, अब इसके बेटा ही नहीं है, अब इसका एक भाई और है, इसके बेटे को बनाओ, इसको गोद लो, फिर आगे बढ़ाओ, तो सत्ता चेंज तो हुई, वरना एक ही परिवार के पास रह जाएगी। इसलिए भगवान थोड़ा थोड़ा टाइम में चेंज करता रहता है। इवन जयपुर में लास्ट 5 राजा सारे गोद आए। ये मान सिंह सेकंड, माधो सिंह सेकंड, राम सिंह छोड़ दो, राम सिंह जय सिंह का बेटा था। उसके बाद बीच में जो ये लगभग 4-5 राजा बने, सारे के सारे क्या आए थे? मतलब इवन इतना था कि मान सिंह सेकंड जो जयपुर के लास्ट राजा थे, उनके बाद में बेटा हुआ था। बीच वालों के तो उनके बेटे हुए नहीं, राजकुमारियां थी सबके। बेटा हुआ था भवानी सिंह। कौन बेटे हुए थे? मैं बता रहे थे, दिया कुमारी जी के पिता है ना, जो डिप्टी सीएम बनाए अपने, दिया कुमारी जी, इनके जो फादर थे, जो इंडियन आर्मी में रहे, ब्रिगेडियर रहे, भवानी सिंह जी। भवानी सिंह जी जब हुए तो जयपुर के राजा इतने राजी हुए, इतने ज्यादा राजी हुए कि रामबाग में पार्टी थी, भाई मेरे बेटा हुआ है, तो पार्टी में शैंपेन ही शैंपेन उछाली चारों तरफ। इसलिए पूरे रामबाग में बुलबुले बुलबुले हो गए थे। इसलिए भवानी सिंह जी के घर का नाम था बबल्स। चारों तरफ बबल्स बबल्स कर दिए, इसलिए क्या था? नाम क्या रख दिया था? बबल्स। तो राजाओं के था ऐसा। तो बुद्ध सिंह के भी अमर कंवर मुख्य रानी, ऐसी कई रानियां, लेकिन उसके किसी भी रानी से बेटा। तो सोचा कि यार युद्ध ज्यादा होते, कल को खुदा ना खास्ता किसी युद्ध में बुद्ध सिंह मर जाए, तो बूंदी का राजा किसको बनाएंगे बाद में?
या वैसे ही कभी कोई हारी बीमारी में मौत हो जाए तो किसको बनाए? मौत तो कभी भी किसी भी समय आ सकती है। तो सवाई जयसिंह चूंकि बड़ा राजा है, सवाई जयसिंह बुद्ध सिंह का साला लगता है, तो सलाह ली कि भाई सवाई जयसिंह तुम बताओ बूंदी में से किसको अगला राजा घोषित किया जाए। तो बूंदी में एक किसी ठिकाना था करवड़, क्या नाम था वहां का? कोई एक राजकुमार था, उस राजकुमार का नाम था दलेल सिंह। क्या नाम था? तो उन्होंने राजा किसको घोषित कर दिया? ये कह दिया भाई कि बुद्ध सिंह के मरने के बाद में अगला राजा किसको बनाया जाएगा? अब पहले राजा कौन है? बुद्ध सिंह। तो उसकी मुख्य रानी कौन है? अमर कंवर, जो किसकी बहन है। अब सवाई जयसिंह कह रहा है कि अगला राजा किसको बनाना है? दलेल सिंह। तो सवाई जयसिंह ने अपनी बेटी की शादी दलेल सिंह के साथ कर दी। इसकी बेटी का नाम था कृष्णा कंवर। क्या नाम था भाई? उसको लगा भाई अब मेरे बहन की चलती है और बाद में किसके चलने लग जाएगी? मेरी बेटी की। मैं ही कह रहा हूं तो फिर मैं शादी भी कर देता हूं। अब जब सब लोगों को पता चल गया कि बुद्ध सिंह के मरने के बाद अगला राजा कौन बनेगा? दलेल सिंह बनेगा, तो मुख्य रानी कौन होगी? अब इन दोनों की ज्यादा चलने लगी। अब जब कृष्णा कंवर की ज्यादा चलेगी तो फिर कम किसकी होगी? अमर कंवर की कम चले, कृष्णा कंवर की। महिलाओं में भाई साहब जो जेलेसी का महत्वपूर्ण गुण होता है, रियल बुआ भतीजी है। एक जयसिंह की बहन और एक जयसिंह की बेटी है, तो बुआ भतीजी हो गई आपस में। अब इनमें बननी बंद। और अमर कंवर को यह बुरा लगता था कि यार कृष्णा कंवर कल की आई हुई है, काल मरी आज भूतनी होगी, मतलब इसकी चलेगी मेरी चलेगी, तो इनमें यूं थोड़े थोड़े पंगे हो। अमर कंवर की किस्मत काम की, बुद्ध सिंह की किसी और रानी से इनके एक बेटा हो गया, उस बेटे का नाम है उमेद सिंह। क्या नाम है? इतने दिन तक इसके बेटे होते थे या तो सर्वाइव नहीं कर पाते, मर जाते थे। अब ये बेटा वार ये रह गया, इसका नाम क्या रखा गया? उमेश। अब अमर कंवर ने कहा कि इतने दिन तक हमारे बेटा नहीं था, इसलिए हम राजा किसको बना रहे थे। अब जब हमारे बेटा हो गया, अमर कंवर का नहीं है, किसी दूसरी रानी का है, तो हम राजा किसको बनाएंगे? तो हम दलेल सिंह को हटाएंगे, मतलब दलेल सिंह को अगला राजा नहीं बनाएंगे, किसको बनाएंगे? सवाई जयसिंह का मैं टांगे तोड़ दूं, ये मेरा जमाई है, मेरी बेटी दी हुई है। अब तो राजा बढ़ेगा तो केवल और केवल कौन बनेगा? अब बूंदी वालों की सवाई जयसिंह से लड़ने की तो हिम्मत नहीं, तो क्या किया जाए? तो बूंदी वालों ने बुलाया मराठों को। किसको बुलाया कि तुम आगे किसको राजा बना के जाओ? उमेद सिंह। किसको बना के जाओ? और वो मराठों को जो बुलाने वाली थी वो कौन थी? और अब मराठा सेनापति को अपना धर्म भाई बनाया। उस मराठा सेनापति का नाम था मल्हार राव होलकर। क्या नाम था? मल्हार राव होलकर को अमर कंवर ने कहा तू मेरे धर्म का भाई है, तू आ और आके हमारे किसको राजा बना के जा? किसको? उमेद सिंह को राजा बना के जा। तो मल्हार राव होलकर ने कहा पर कौन रोक रहा है तुम्हें बनाने से? तो सवाई जयसिंह रोक रहा है। तो मुझे क्या करना है? सवाई जयसिंह से लड़, और सवाई जयसिंह से लड़के किसको राजा बना? भाई सवाई जयसिंह किसको बनाना चाहता है? दलेल सिंह। हम किसको बनाना चाहते हैं? उमेद सिंह। तू हमारा साथ दे, हम तेरे को पैसे देंगे। मल्हार राव होलकर ने कहा होल्ड होल्ड होल्ड, अमर कंवर सवाई जयसिंह तुम्हारा भाई है? उसने कहा नाम मत ले उसका, मेरा भाई आज के बाद तू है, ये ले राखी। उसने कहा मैं पैसे लूंगा पूरे, फिर इमोशनल कार्ड नहीं होना चाहिए। अरे कहा पैसे पूरे 100 रुपए एक्स्ट्रा देंगे, तू तो ये राजा बना। तो इसलिए बूंदी में राजा बनाने को लेकर सवाई जयसिंह और मराठे भिड़ गए। सवाई जयसिंह किसको राजा बनाना चाहता है? मराठे किसको बनाना चाहता है? किसको बनाना चाहते हैं? उमेद सिंह को बनाना चाहते। बूंदी राजस्थान की पहली रियासत थी जिसमें मराठे राजा बनाने के लिए आ गए थे। इससे पहले मराठे आते तो थे पर लड़ने के लिए, ईश्वरी सिंह की तरफ से आ गए, माधो सिंह की तरफ से आ गए, चौथ ले गए, लेकिन पहली बार राजा बनाने के लिए कहीं पर आ गए थे, तो कहां गए? हालांकि जब तक सवाई जयसिंह जिंदा रहा उसने राजा बना के रखा दलेल सिंह को। किसको बना के रखा? इसलिए हम पढ़ते हैं कि हुर्रा सम्मेलन में बूंदी से कौन है? लेकिन सवाई जयसिंह के मरने के बाद ईश्वरी सिंह बना। ईश्वरी सिंह ने कहा मैं भी किसको बनाऊंगा? दलेल सिंह। लेकिन बाद में ईश्वरी सिंह बगरू के युद्ध में हार गया, इसलिए बाद में उसको स्वीकार करना पड़ा कि बूंदी का राजा कौन है। पढ़ा हमने? जुड़ गई कड़ियां सारी। देखो बूंदी का उत्तराधिकार संघर्ष, सक्सेशन स्ट्रगल ऑफ बूंदी। लिखो आगे, डेस लगा के लिखो। बुद्ध सिंह के दो पुत्रों में उत्तराधिकार संघर्ष हुआ। देयर वाज ए सक्सेशन स्ट्रगल बिटवीन टू सन्स ऑफ बुद्ध सिंह। ए और बी लगा के दोनों के नाम लिखो, दलेल सिंह और उमेद सिंह। पर दलेल सिंह के क्वेश्चन में लिखना दत्तक पुत्र, दत्तक समझते हो? एडॉप्टेड सन है ना। और उमेद सिंह के पक्ष में लिखना वास्तविक पुत्र, एक्चुअल सन। दत्तक पुत्र और वास्तविक पुत्र। तो किसको कौन तो दत्तक पुत्र है? दलेल सिंह। वास्तविक पुत्र कौन है? उमेद सिंह। अब लाइन चेंज करके नीचे लिखो। सवाई जयसिंह ने दलेल सिंह का सहायता की, सवाई जयसिंह सपोर्टेड दलेल सिंह, लेकिन मराठों ने उमेद सिंह का पक्ष लिया, बट मराठास फेवर्ड उमेद सिंह। ये हो गया। अब नीचे लाइन चेंज करके स्टार लगा के लिखो। बूंदी राजस्थान की पहली रियासत थी। बूंदी वॉज फर्स्ट स्टेट ऑफ राजस्थान, जिसकी आंतरिक राजनीति में मराठों ने हस्तक्षेप किया था। हुज इंटरनल पॉलिटिक्स वॉज इंटरफेयर्ड बाय मराठास। देख लिया? अब नीचे 2 पॉइंट लिखेंगे अपने। पहले एक हेडिंग डालो, लिखो अमर कंवर, इसी में नीचे ना देखो अमर कंवर। अमर कंवर यह सवाई जयसिंह की बहन तथा बुद्ध सिंह की रानी थी। शी वाज सिस्टर ऑफ सवाई जयसिंह एंड क्वीन ऑफ बुद्ध सिंह। देखो इसने उमेद सिंह के पक्ष में मराठा सेनापति मल्हार राव होलकर को बुलाया था। शी इनवाइटेड मराठा कमांडर मल्हार राव होलकर इन फेवर ऑफ उमेद सिंह। उमेद सिंह के पक्ष में किसको बुलाया था? मराठा सेनापति। याद रह जाएगी बात। एक हेडिंग और डालो इसमें, लिख लो कृष्णा कंवर। कृष्णा कंवर
देख लो, यह है सवाई जयसिंह की पुत्री तथा दलेल सिंह की रानी थी। शी वॉज डॉटर ऑफ सवाई जयसिंह एंड क्वीन ऑफ दलेल सिंह। ठीक है, चलो अगला राजा लिख लो, विष्णु सिंह। देखो 1818 ईस्वी में, इन 1880 इसने अंग्रेजों के साथ ही कंक्लूडेड संधि की थी, ट्रीटी विद ब्रिटिशर्स।